लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए, जो कि बोर्ड ने खुद जारी किया है, एक ऐसा मॉडल पेपर, इसमें से क्वेश्चन फंसेगा, गारंटी है फंसेगा। और आप लोग इस मॉडल पेपर को किए बिना मत जाना, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और जो कि यूपीएमएसपी पे आप खुद देख सकते हो, इस मॉडल पेपर को बोर्ड ने जारी किया है। इसका एक क्वेश्चन अगर आप लोग छोड़ रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो गलती नहीं करना है, और यह वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखना है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और गारंटी बेटा, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, निकलने का नाम नहीं लेगा। तो आ जाओ देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाते हैं। और आप लोगों को पता है, अगर आप लोग वीडियो देखते हो, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आप लोगों को पता है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा जो कि 2 नंबर वाले रहेंगे, और फिर 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि 4 नंबर वाले रहेंगे। उसके बाद 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि 6 नंबर वाले आएंगे। तो उसमें क्या करना रहता है, क्या नहीं करना रहता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे आप लोगों को करना रहेगा, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो खंड अ होता है बेटा, उसको पूरा करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आ जाओ देखते हैं। हम कह रहा है, ध्यान देना, किन्हीं दो संख्या का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। ध्यान देना बेटा, एलसीएम दिया है, कितना दिया है, एलसीएम दिया है 60 दिया है, और एचसीएफ दिया है कितना, 3 दिया है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या बताइए। क्या कह रहा बाबू, ध्यान देना, एक संख्या दिया है, क्या दिया है, एक संख्या, कितना दिया है, 12। तो पूछ क्या रहा है बेटा, दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। अब बाबू, आप लोग बचपन से क्वेश्चन पढ़ते आए हो, लगभग चौथी पांचवी से, कि क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लय से गुणे मैं से। लय से क्या होता है बेटा, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, और मैं से क्या होता है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, ठीक है। हम लिख सकते हैं बाबू, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, या इसको हम पहली संख्या बोल दे, इसको दूसरी संख्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। क्या होगा बाबू, होगा पहली संख्या, हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, होगा क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और क्या होगा, यहां पे होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। अब बाबू पहली संख्या क्या है, यहां पे दिया है 12, तो 12 गुणे क्या होगा, दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, दूसरी संख्या, और एलसीएम कितना है, 60 है, और यह कितना है, 3 है। यह गुणे में है, इधर जाएगा बटे में, तो दूसरी संख्या जो होगी बेटा, कितना होगा, 60 गुणे 3 बटे 12। काटोगे, 12 पंजे 60 और 5 तियां 15। तो दूसरी संख्या जो होगी, जिसको आप लोग खोज रहे थे, कितना होगा, 15 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 15 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, एक शून्योत्तर प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो बेटा गुणनफल बोले, योग बोले, माइनस बोले, मतलब घटाना बोले, तो ये सब क्या होता है, केवल अप्रमेय, सदैव अप्रमेय संख्या होगा। क्या होगा बेटा, ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। क्या होगा, सदैव अपरिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, बस, ठीक है। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम मिटा रहे हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ तीसरा क्वेश्चन, तीसरा भी देखते हैं। क्या कह रहा, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 दिया है बाबू। x + 2y - 5 = 0। और दूसरा क्या दिया बेटा, 4x + 8y - 20 = 0 दिया है। 4x + 8y - 20 = 0। अब बाबू एक चीज देखना, -20 है, सॉरी, यहां पे क्या है बाबू, -20 है।
यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लें, क्या करें 4 कॉमन ले लें, तो 4 जब कॉमन लेंगे बेटा x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, इसको इधर करोगे बेटा तो x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। यह हो गया बेटा समीकरण नंबर 2 और यह हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, कह रहा बाबू इसमें कि क्या होगा, इसके हल क्या होंगे बताना बेटा, कितने हल होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं बताना। तो ध्यान देना, इसका कुछ नहीं है, तो a1 बराबर हम लिख सकते हैं बेटा 1, b1 बराबर लिख सकते हैं हम 2, c1 बराबर -5। सेम कंडीशन बेटा a2 बराबर 1, इसके आगे कुछ नहीं, 1, b2 बराबर 5 और c2 बराबर -5। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा चीज ध्यान देना बेटा, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं पढ़ रहे हो दिक्कत होगी। ठीक है, अगर क्या हो बाबू a1 अपान a2 बराबर ना हो b1 अपान b2, तो जो दो रेखाएं जाती हैं बेटा क्या होती हैं, दो रेखाएं जाती हैं, एक ऐसे चली जाएगी एक ऐसे कहीं चली जाएगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे और जब एक बिंदु पे काटेंगे तो उसका एक हल निकलेगा। क्या होगा, एक हल होगा जब a1 अपान a2 बराबर ना हो b1 अपान b2 के, तो क्या होगा बेटा एक हल होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है बेटा, a1 अपान a2 हो बराबर b1 अपान b2 हो बराबर ना हो c1 अपान c2 के। तब क्या होता है, तब क्या होता है बेटा, एक रेखा जो होती है दूसरी रेखा के समांतर चली जाते हैं और ये एक दूसरे से कभी मिलते नहीं है, जन्मों जन्मांतर तक के लिए यह बिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें होता है कोई हल नहीं होता। क्या होता है, कोई हल नहीं होता। ठीक है, यह कंडीशन फॉलो कर रहा है तो एक हल, यह कंडीशन फॉलो कर रहा है तो कोई हल नहीं। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या होता है बेटा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो इसमें कंडीशन क्या होती है बेटा, एक रेखा जो होती है दूसरे रेखा से के ऊपर होती है। ठीक है, मैं और तुम यदि हम हो जाते तो दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। तो क्या होता है इस कंडीशन में बेटा, अपरिमित रूप से अनेक हल ही हल होता है, अनेक हल होता है। ठीक है, यह कंडीशन क्या होती है बेटा, इस क्या करती है, रेखा एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं। इसमें रेखा एक दूसरे से क्या होती है, समांतर होती है। इसमें रेखा एक दूसरे की क्या होती है, समपाती होते हैं। ठीक है, यह चीज आप लोग याद रखना। अब अनेक हल क्या होगा क्या नहीं होगा, एक हल होगा कोई हल नहीं होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। अगर हम बाबू यहां पे रखें a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 से चेक करें बेटा, क्या करें हम चेक करें, a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू 1 है। ठीक है, इसके बाद देखोगे बेटा b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे b2 का वैल्यू 2 है, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, y के आगे 2 है, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे c1 का वैल्यू -5 है, c2 का वैल्यू यहाँ पे भी -5 है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस, 5 से 5, 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। क्या हो रहा है बेटा, तीन के तीनों बराबर हैं, मतलब ए वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। कौन सा, ए वाला, यह नहीं, ए वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो क्या होगा बाबू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, लिख देना अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल वाला ऑप्शन जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को तीसरा नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना आप लोग कर लोगे आराम से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया तीसरा, चलो आ जाओ देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। एक एक क्वेश्चन एकदम बहुत आराम से बेटा अच्छे से आप लोगों को बताते हम चलेंगे। अगर पूरा वीडियो आप लोग देखोगे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ, 4 नंबर क्या कह रहा, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्या हो, क्रमशः शेषफल 5 तथा 5 और 8 प्राप्त हो। क्या हो बेटा, 5 और 8 प्राप्त हो। दिया है बेटा 70 दिया है और क्या दिया है 125, 70 और 125 दिया है। ठीक है, कह रहा हुआ सबसे बड़ी संख्या जिससे क्या करें, विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल प्राप्त हो। तो बाबू 5 इसमें से 5 माइनस कर दो, इसमें से 8 माइनस कर दो। ठीक है,
5 माइनस करोगे बेटा 65 आएगा। इसमें से 8 माइनस करोगे तो कितना होगा बेटा 117 आएगा। ठीक है, इसका और इसका HCF आप लोग निकाल लेना। अब HCF बेटा भाग विधि से भी निकाला जाता है, गुणनखंड विधि से भी निकाला जाता है। जो विधि आप लोगों को सही लगे उस विधि से निकाल लेना। भाग विधि क्या होता है बेटा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। गुणनखंड विधि से कर लो, गुणनखंड विधि से करते हुए आए हो तो क्या होगा बेटा, यह 5 से कटेगा 13 पचे 65, फिर यह 13 से कटेगा 1 हो जाएगा, फिर 117 है बेटा। आ जाओ इसको देखते हैं, 7 1 8 1 9 कितना है बेटा 9, 9 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिक का 9, 3 9 27 39 हो गया, फिर 3 से 13 3 39, फिर बेटा क्या करेंगे हम 13 से 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 65 का गुणनखंड कितना आया बाबू, 65 का गुणनखंड आया है 5 गुणे 13, और 117 का गुणनखंड आया है 3 गुणे कितना बेटा 13। ठीक है, अब बाबू इसका और इसका देखना, दोनों में केवल 13 है और कॉमन, हाँ 65 और 117 में केवल 13 कॉमन है, तो HCF इसका हम निकालेंगे बेटा 13। सबसे बड़ी वह संख्या होगी 13 जिससे विभाजित करने पर 70 और 125 को क्या होगा, शेषफल 5 और 8 क्रमशः बचेंगे। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन आ जाओ, लगाओ। कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणज का योग है, 3 के प्रथम 5 गुणज। अब बाबू 3, पहला 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा, चौथा 12 होगा, पांचवा 15 होगा। अब 5 ही बोला था तो हमें तो पता हो गया पांचों, नहीं बोला होता तब दिक्कत होती। अब योग बोल रहा, इसमें देखोगे बाबू प्रथम पद A1 जब देखोगे या A देखोगे 3 होगा। ठीक है, इसके बीच का अंतर देखोगे D बराबर भी 3 होगा क्योंकि 3 का गुणज बोला है। ठीक है, यन देखोगे बेटा, यन 5 पद बोला है तो यन बराबर 5 होगा। ठीक है, अब योग अब बाबू 5 पद है, पांचों को जोड़ लो आ जाएगा, लेकिन ढेर सारा रहता तब क्या करते, तब फार्मूला लगाते। क्या होता है फार्मूला, यस n बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है बेटा। अब n कितना है 5 है तो यस 5 निकालना हम लोगों को, तो 5/2 और यहाँ पे 2, a का वैल्यू बेटा A1 3 होगा, प्लस n कितना है 5 माइनस 1, d का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो निकालोगे 5/2 और 3 दूनी 6, 5 में से 1 गया 4 और गुणे कितना बचेगा 3। ठीक है, अब करोगे 5/2 और यहाँ पे कुछ नहीं, गुणे का चिन्ह है 6 प्लस 4 3 12, तो करोगे 5/2 गुणे 12 6 18, काटोगे 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना आप लोगों को, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग आराम से समझ गए होंगे। आ जाओ देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और एक क्वेश्चन भी कहीं पे छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन करते हुए चलना है। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2x² माइनस 4x प्लस 3, यही दिया बेटा, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां से बेटा हम करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर करेंगे बेटा, a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3 हो जाएगा। इतना कर लोगे। अब बाबू क्या करेंगे हम, क्या कहा बाबू, दिए गए समीकरण के विविधीकर, विविधीकर बोल रहा है हमें निकालना पड़ेगा बेटा, विविधीकर निकालना पड़ेगा। विविधीकर क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना बेटा -4 है, का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, माइनस के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16, 4 3 12 दूनी 24 आएगा बेटा यह -8। ठीक है, विविधीकर आ गया बेटा 8 -8। विविधीकर क्या होता है d, जब d का वैल्यू बेटा क्या हो, छोटा हो किससे, 0 से, तो क्या होगा बेटा,
कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर d का वैल्यू क्या हो जाए बेटा? 0 के बराबर हो जाए तो दो मूल वास्तविक होंगे और दोनों क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ठीक है, दो वास्तविक मूल होंगे और दोनों को दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और क्या हो? अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो दो वास्तविक मूल तो होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे बेटा? अलग अलग होंगे। लेकिन जो -8 है 0 से छोटा है तो ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम है, पहला कथन सही है बेटा। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, दूसरा कथन भी सही है। समीकरण के विविध कर शून्य है, गलत है तीसरा बेटा। समीकरण के मूल वास्तविक है, चौथा गलत। मतलब इसमें क्या होगा? पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए देखो, पहला और दूसरा क्या होगा बेटा? सही होगा। ए ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, कह रहा त्रिभुज AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष AOB, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, आयत दिया कुछ इस प्रकार। यह बाबू हो गया हमारा YH। ठीक है, यह क्या हो गया? YH। यह क्या हो गया बेटा? X अक्ष। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। इसका निर्देशांक दिया है 0,0 और यह बिंदु दिया है कितना? O। यहीं कहीं पे दे दिया है बेटा बिंदु A दिया है। क्या दिया? A। ऐसे करोगे फिर यहाँ पे A बेटा क्या हो गया? AOB, यह हो गया C। ठीक है, अब बाबू O का निर्देशांक 0,0, A का निर्देशांक दिया है बेटा 0,3। ठीक है, उसके बाद B का निर्देशांक दिया 5,0, 5,0। ठीक है, तो विकर्ण क्या होगा? विकर्ण अगर देखोगे बेटा इसका एक विकर्ण तो AC हो जाएगा, एक विकर्ण OC हो जाएगा। तो C के निर्देशांक पता नहीं है तो हम बेटा एक विकर्ण AB होगा, सॉरी एक विकर्ण AB होगा, एक विकर्ण OC होगा। हमें A और B के निर्देशांक पता है तो यहीं से हम विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मान लेना बाबू x1, इसको मान लेना y1, इसको मान लेना x2, इसको मान लेना y2। ठीक है, इतना कर लोगे। अब AB के बीच की दूरी ही विकर्ण होगी। ठीक है, तो क्या करोगे? AB के बीच की दूरी जब निकालोगे इन अंडर रूट क्या होता है बेटा? x2 माइनस x1 करना या x1 माइनस x2 करना। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे बेटा इन अंडर रूट। x2 कितना है? 5 है, x1 कितना है? 0 है, का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा? 0 है, y1 कितना है? 3 है। ठीक है, क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह कितना होगा? इन अंडर रूट 25 9 34। हाँ, यही आ जाएगा इसका विकर्ण। रूट कितना आएगा बेटा? करड़ी में 34। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बाबू एक चीज और बताते हैं। जब क्या हो x का मान 0 1 दिया हो, एक वैल्यू कुछ दिया हो, ठीक है, और y का मान 1 0 दिया हो, दूसरा कुछ दिया हो और बीच की दूरी पूछे तो क्या करना है? इसका स्क्वायर कर लेना और इसका स्क्वायर कर लेना, दोनों को जोड़ लेना। ठीक है, वही हो जाएगा बीच की दूरी। विकर्ण कितना होगा बेटा? करड़ी में 34। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आप लोगों का 7। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। नोट क्या करोगे? तो मिटा दिए, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आ जाओ 8वां क्वेश्चन बेटा। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0, यही दिया है बेटा। कह रहा है का एक मूल 1/2 है तो के का मान बताइए। का एक मूल 1/2 दिया है बेटा, तो x जहां पे है वहां पे 1/2 रख दो। 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के गुणे 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, प्लस 1/2 के माइनस 5/4 बराबर 0। इसको इधर कर दो बेटा और इसको भी इधर कर दो। ठीक है, 1/2 के बराबर कितना होगा? ये जाएगा 5/4 प्लस में हो जाएगा, यह प्लस है इधर जाएगा माइनस में 1/4 होगा।
1/2 के बराबर, हर बराबर है अंश घट जाएगा, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा बेटा? 4 बचेगा। 4 बटे कितना होगा? 4। ठीक है, तो 4 से 4 काटोगे आएगा 1, तो 1/2 के बराबर 1 आ गया। 2 बटे में इधर गुणा होगा तो के बराबर 2 एकम 2, के का वैल्यू जो होगा कितना होगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आ जाओ 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा? दो त्रिभुज समरूप होते हैं। बेटा दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे एक त्रिभुज यह दिया हो, मान लिया यह ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज यह दिया हो। ठीक है, दूसरा त्रिभुज यह दिया हो पी क्यू और आर। ठीक है, एक त्रिभुज तब समरूप होंगे जब इसके कोण, जैसे कोण ए बराबर हो बेटा कोण बी के, या कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, कोण सी बराबर हो कोण आर के। मतलब समरूप तब होंगे जब कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर हो। कोण अगर आपस में बराबर है बेटा तो त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन बाबू, इनके संगत भुजा का अनुपात, जैसे ए बी है बेटा, ए बी का अनुपात क्या हो? पी क्यू बराबर हो बी सी जो है, बी सी का अनुपात क्या है? क्यू आर, और ए सी का अनुपात क्या है बेटा? पी आर हो। ठीक है, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तब भी क्या होंगे? या समरूप होंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो कह रहा यदि इसके संगत कोण बराबर हो तब भी होगा। हाँ बेटा समरूप होगा, पहला सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा, दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे, 10वां लगाया जाए। इतना आप लोग समझ गए होंगे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10वां कह रहा बाबू, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है बाबू, एक समकोण यह त्रिभुज है ए बी और सी, कोण सी बोला समकोण ना, हाँ कोण सी क्या है बेटा? समकोण 90 अंश है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4। ए बी बेटा क्या हो जाएगा? क्या बोला है कि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी 3 और बी सी कितना दिया है बेटा? 4 दिया है, बी सी 4। ठीक है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका यह होगी बेटा, और यहां पे मान लिया बिंदु डी, इस पूरे को 2 बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, अब बाबू यहां 90 अंश है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना, यह कर्ण होगा, तो क्या होगा बेटा? कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही होता है ना। तो क्या करोगे? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, कर लोगे तो 16 9 25, 25 का क्या होगा? वर्गमूल 5 होगा। तो ए बी जो होगा बेटा यह पूरा कितना होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे उतना आप लोग ना। उसके बाद यह क्या करेगा? बिंदु डी इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो यह हो जाएगा 5/2 और यह भी हो जाएगा 5/2। इतना आप लोग कर लोगे, इतने करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू यह माध्यिका इसको क्या करेगा? यहां पे भी 90 अंश बनेगा बेटा, तो ये क्या करोगे? ध्यान देना, यहां पे 5/2 है, यहां पे 4 है, तो त्रिभुज बी सी डी, बी और कौन सा लोगे बेटा? सी और डी में, त्रिभुज बी सी डी में अगर देखोगे ध्यान से, क्या करोगे? बी सी डी में देखोगे तो क्या होगा? यहां से इसका 90 अंश है, यह भुजा बीसी का स्क्वायर जो होगा बेटा, बीसी का स्क्वायर बराबर इसके सामने क्या होगा? बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सीडी का स्क्वायर हो जाएगा, सीडी का स्क्वायर। इतना कर लोगे। अब बीसी का स्क्वायर कितना है बाबू? बीसी 4 है, तो यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर बीडी कितना है बाबू? 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से करोगे बाबू, आप ध्यान देना, यहां से जब करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सीडी का स्क्वायर। तो सीडी का स्क्वायर अगर निकालोगे बेटा तो 16 माइनस 25/4 करना पड़ेगा, इसको इधर करोगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। तो सीडी का स्क्वायर जब निकालोगे तो क्या होगा? 16 चौके
64 माइनस 25/4 होगा। तो CD का स्क्वायर, एक उधर 14 में से 5 गया, 9 बचेगा बेटा। और यहां पे कितना बच जाएगा, 64 ही होगा ना बेटा। क्या होगा यहां पे बचेगा, 5 में से 2 गया 3 और बटे 4। तो CD जब निकालोगे बेटा, इन अंडर रूट कितना होगा, 39 बटे इसका वो निकालोगे बेटा 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट 39/2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा, अंडर रूट 39/2। तो CD का वैल्यू लगभग आएगा बेटा, CD का वैल्यू जो निकालोगे तो क्या होगा, 3.12 करके कुछ आएगा। ठीक है, तेल लिया जाएगा बेटा लगभग कितना, 3 सेंटीमीटर के करीब। कितना लिया जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा बेटा। 3.1 है तो 3 ले लिया जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। कह रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 दिया बाबू, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो क्या करना बेटा, साइन पे 4 थीटा और प्लस कॉस पे 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। जो दिया है इसको क्या करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, इसका वर्ग और इसका वर्ग। ठीक है, करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1। अब बाबू इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, या प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो बाबू 2 का गुणा इधर होगा, भाग होगा 0/2 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब थोड़ा सा हमें इधर मिटाना पड़ेगा तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। आ जाओ, ध्यान देना बाबू। कह रहा साइन पे 4 प्लस कॉस पे 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक काम करो बाबू, आप लोग निकाल लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, साइन पे 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस पे 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खोल देंगे इसको। ठीक है, खोल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे। यहां पे क्या होगा, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा प्लस 2 रहने दो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कर लोगे बाबू, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा प्लस 2 इंटू, बेटा इसका वैल्यू आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 0 आया है, तो यहां पे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा। ठीक है, तो क्या होगा साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा, यह पूरा 0 हो जाएगा बराबर 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1 होगा। ठीक है, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा इक्वल टू 1, ये होगा इसका राइट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इसको आप लोग नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं, था क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा साइन 2a बराबर 2 साइन a, क्या होगा बेटा साइन 2a बराबर 2 साइन a। यह बेटा कब सत्य होगा, a का वैल्यू कब हो, साइन 2a बराबर 2 साइन a हो। ठीक है, तो यह बेटा एक ही कंडीशन पे सत्य होगा जब a का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 रखोगे साइन 0 होगा और 2 गुणे साइन a का वैल्यू 0 रखेंगे पूरा यह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे बेटा दोनों बराबर आएंगे, 30 रखोगे 45 रखोगे 60 रखोगे बराबर नहीं आएगा। आप लोग चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन।
13वां क्या कह रहा, यदि 4 tan थीटा बराबर 3, यही दिया है बाबू, 4 दिया है tan थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहां से बेटा हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा, ठीक है। कह रहा बेटा 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे 4 sin थीटा और क्या दिया है प्लस कॉस थीटा, सॉरी प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है। एक काम करो बाबू, हर और अंश में कॉस थीटा से भाग दे दो, दोगे इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो क्या होगा, साइन बटे कॉस होगा तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, और कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या होगा बेटा यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 रहेगा, साइन बटे कॉस होगा, कॉस से भाग देंगे तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, और प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा 1 होगा, ठीक है। अब आगे जब करोगे बाबू ध्यान देना, 4 तो 4 रहेगा, tan का आया बेटा वैल्यू 3/4 माइनस 1, ऐसे करोगे 4 तो 4 रहेगा, tan का वैल्यू आया बेटा 3/4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 2 दूनी 4, 1 बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सॉरी बाबू 12 13 या 13 नंबर यहाँ पे था, 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा सेक a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए का मान होगा, ठीक है। 1/2 आया बेटा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेक a प्लस tan a, यही दिया है, क्या दिया है सेक a प्लस tan a, ठीक है। और क्या दिया है बेटा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब यहां से अगर करोगे ध्यान से देखना, सेक a प्लस tan a है, ठीक है, इसको बेटा साइन कॉस में बदल दो, तो बदलोगे सेक को 1 अपान कॉस a प्लस साइन a अपान क्या होगा कॉस a, और है 1 माइनस साइन a बटे 1 हो जाएगा। हर बराबर अंश जोड़ लो बेटा, बटे में 1 हम खुद से लिख दिए, लिख सकते हो आप लोग। तो क्या करोगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a अपान क्या होगा कॉस a, ये हो जाएगा बेटा क्या होगा 1 माइनस साइन a अपान 1, अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर दो, a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपान 1 का गुणा कॉस में होगा तो कॉस a, 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, मिटा दे रहे हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर a अपान कॉस ए, इससे कैंसिल तो क्या होगा कॉस ए हो जाएगा, आया समझ में, कॉस ए हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया खत्म, इसको आप लोग नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर था बाबू 14, ठीक है, इसको हम मिटा दें। चलते हैं उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे और लगाते हैं 15वां क्वेश्चन, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन ध्यान देना। यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है बेटा। जैसे एक क्या है बेटा, यह एक वृत्त है, इसका यह केंद्र है, यह क्या है बेटा इसकी त्रिज्या r है, यह मान लिया क्या हो गया, ये भी r होगा, यह पूरा का पूरा क्या होगा बेटा त्रिज्यखंड बनेगा, यह इसका कोण हो गया, यह पूरा त्रिज्यखंड हो गया। तो इसका क्षेत्रफल होता है बाबू थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ऐसा ना दिया हो कहीं पे तो दिया होगा थीटा पाई r स्क्वायर बटे 360, ये हो जाएगा। तो दिया है बेटा कोई थीटा पाई r स्क्वायर, थीटा दिया है बेटा पाई r स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो आगे पीछे इसको बेटा, क्योंकि सब गुणे में है, बटे 360, ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 16 नंबर क्वेश्चन का है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है। बेटा सुराही जो होता है
कुछ इस टाइप का होता है। देखो हम कलाकार तो नहीं है, लेकिन हम ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। सुराही जो होता है बेटा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अब जब देखोगे बाबू तो सुराही का संयोजन कैसा होगा, देखना एक गोला होगा सुराही में, क्या होगा बेटा गोला होगा, और प्लस क्या होगा बेटा बेलन होगा, ठीक है। तो सुराही का संयोजन जो होता है बेटा कैसा होता है, एक गोला और एक बेलन का होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया खत्म। कोई कोई क्वेश्चन बेटा बहुत इजी रहते हैं, बस आप लोगों को समझना रहता है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक की विषम धनात्मक संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की, ठीक है बेटा। तो 1 से 10 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, यही विषम धनात्मक संख्या होंगे। अब माध्य क्या होगा बेटा इसका, क्या होगा माध्य होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो बाबू क्या होगा पदों का योग 1 + 3 + 5 + 7 + 9, पदों की संख्या है 1 2 3 4 5, यहां पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25, ठीक है, बटे 5, काटोगे 5वां 25, तो कितना होगा बाबू आंसर इसका 5, डी वाला ऑप्शन राइट सही हो जाएगा, ठीक है। हो गया 17 नंबर। 18 पे आ जाओ। 18 नंबर क्या कह रहा, 18 नंबर कह रहा है आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी, ठीक है बेटा। आंकड़ा दिया है 13 15, यही दिया है 13 15 16 17, यही दिया है 13 15 16 17 19 20, ठीक है, 19 और 20, इसकी माध्यिका क्या होगी। अब बाबू माध्यिका के लिए एक चीज देखना, इस नंबर को आरोही क्रम में लिख लेना। तो 13 15 16 17 19 20 ऑलरेडी आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। अब बाबू देखना पदों की संख्या है जो सम है कि विषम है, ठीक है। सम जो होगा बेटा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, n बराबर क्या है बेटा 6 है, जो कि क्या है सम है, ठीक है, क्या है सम है। तो सम जब है तो माध्यिका क्या होगी बेटा n/2 वां पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है, और सबके बटे क्या होगा 2 हो जाएगा, यह होगा इसकी माध्यिका, ठीक है। तो n कितना बेटा 6 है, तो 6 बटे 2 वां पद हो जाएगा, 2 वां पद, और प्लस 6 बटे 2 + 1 वां पद होगा, ठीक है, वां पद, और सबके बटे 2 होगा। 6 बटे 2 कौन सा होगा बेटा तीसरा पद हो जाएगा, और 6 बटे 2 3 + 1 चौथा पद हो जाएगा, ठीक है, बटे 2। तो बाबू तीसरा कितना है 1 2 3 16 है, और प्लस चौथा कितना है 17 है, ठीक है, बटे 2। तो 16 दूनी 32 1 कितना होगा बाबू 33 बटे 2 हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा 33 बटे 2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि माध्य 27 दिया है, क्या दिया है बहुलक दिया है बेटा 45, माध्यिका निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है बाबू माध्य दिया है कितना 27, ठीक है, और बहुलक दिया है बेटा क्या दिया है बहुलक दिया 45, ये दिया ना, और क्या करना है माध्यिका निकालना है, माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, ठीक है बेटा निकालना है। यह बाबू इसका फार्मूला जो होता है तीनों में संबंध का, इसको आप लोग याद कर लेना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का बना के जाएगा, गारंटी है, लिख लो, ठीक है। क्या होगा ध्यान देना, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है बेटा इसका बहुलक, ठीक है। बहुलक दिया है 45 बराबर 3 गुणे क्या है बेटा माध्यक माइनस 2 गुणे क्या है माध्य है। कर लोगे इतना। अब आगे आओ बाबू, यहां पे माध्य है 27, यहां पे माध्य का वैल्यू रख दो 27, ठीक है। करोगे 45 बराबर 3 गुणे
माध्यक माइनस 27 दूनी 54। एक काम करो बेटा, इसको इधर लेके आओ, तो 45 प्लस 54 बराबर 3 गुणे माध्यक। ठीक है, इतना कर लोगे। हम लिख सकते हैं बेटा 3 गुणे माध्यक बराबर 45 और 54 जोड़ोगे बेटा कितना होगा, 99 हो जाएगा। तो माध्यक बराबर 99 गुणे बटे 3, 33 तिया 99। ठीक है, तो माध्यक बराबर कितना होगा, 33 हो जाएगा। कितना होगा, 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक खंड ए खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, कह रहा जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। बाबू जब पासा फेंका जाएगा तो पासे पे नंबर 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो बाबू इस पे नंबर कौन कौन से आएंगे, यस बराबर 1 2 3 4 5 6। संभावना है कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो बाबू कुल संभव परिणाम जो होगा क्या होगा, कुल संभव परिणाम, जो कुल संभव परिणाम होता है बेटा उसको लिखते हैं यानी एस से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक, 6 हो जाएगा। 3 से छोटी विषम संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा बेटा, अनुकूल अगर निकालोगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या होगा बेटा, यानी ई होगा। ठीक है, तो 3 यह हो गया, इससे छोटी विषम संख्या 1 होगा। ठीक है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रायिकता जब निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे, प्रायिकता निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे, प्रायिकता। तो प्रायिकता जब निकालोगे बेटा पीई निकालोगे इसका, 3 से छोटी कुल संभव अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, तो यन ई अपान यन यस कर देना। ठीक है, तो पी ई निकालोगे बेटा, यानी कितना 1 और यह कितना 6, 1 बटे 6 होगा। क्या होगा बेटा, 1 बटे 6। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको नोट करो, उम्मीद कर रहे हैं 20 क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको आप लोग पहले नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू खंड ब पे और लगाते हैं खंड ब वाले सारे क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट कर लो। अब चलते हैं खंड ब पे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बेटा खंड ब में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा सभी खंड को हल कीजिए। क्या कहा बाबू, सभी खंड को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा, पहला का क्या है। ठीक है, सभी खंड को हल कीजिए कहा है। इसमें बाबू 6 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने हैं, 6 हैं, 6 को करना 12 नंबर पक्का हो जाएगा इससे। ठीक है, स्पष्ट कीजिए 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है और क्यों है। ठीक है बेटा, कह रहा है 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस 7 एक भाज्य संख्या है और क्यों है। ठीक है, तो लिखोगे बेटा यह दिया है, भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो बेटा इसको करने के कई तरीके हैं, लंबा भी है छोटा भी है। इतना बड़ा नंबर है बेटा, यह स्वयं हो गया और 1 से कटेगा तो 1 होगा ही। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह संख्या अगर किसी और संख्या से कट जाए तो भाज्य होगी। तो बाबू इसमें 1 नंबर ये होंगे, 1 ये होंगे, 1 पद ये होगा इतना, 1 पद ये होगा। ठीक है, तो दोनों में हमें 7 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 गुणे 5, 7 कॉमन हो गया, 1 प्लस 1। ठीक है, अब बाबू 7 जब इसमें 7 से भाग दोगे तो 7 से तो कटेगा ना, क्योंकि 7 यहां पे आ गया है। ठीक है, तो लिखना यह पूरी संख्या, यह संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त 7 से विभाजित है। ठीक है, अतः यह संख्या क्या है बेटा, भाज्य है। बात खत्म। अब या तो अगला कंडीशन क्या हो सकता है बाबू, इस संख्या का गुणनफल देखो 7 से भी कटेगा, 3 × 5 = 15, 1 16, संख्या 16, इसका एक गुणनखंड 16 भी आएगा, 7 भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी बेटा आप लोग कर सकते हो कि तीनों का गुणा करोगे आपस में, +7 जोड़ के उसका फैक्टर करोगे, या संख्या स्वयं और
एक के अतिरिक्त इतनी संख्या से कट रहे, इतना ज्यादा टाइम क्या जरूरत है? क्वेश्चन 10 में पहुंचे हो, 5 वाला क्वेश्चन तो करोगे नहीं, इसलिए ऐसे यह दिया, नहीं तो एक नंबर डायरेक्ट दे देता ना, इसलिए ऐसे दिया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो गया? खत्म। ठीक है बेटा, आ जाओ ख नंबर पे। ख वाला क्या कह रहा? यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है बाबू, cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा के मान लिखिए। ठीक है बाबू, दिया है क्या दिया? 1 प्लस साइन थीटा और क्या दिया है? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के मान लिखिए। ठीक है, करोगे बेटा a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यह क्या होगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे करोगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाबू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे। 1 माइनस साइन क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब बाबू इतना कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट होता है, तो ये हो जाएगा क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। अब बाबू कॉट थीटा का वैल्यू दिया 7/8, तो इसका वैल्यू रखेंगे बेटा मान 7/8 का स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 56, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब दिया हो बेटा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है, तो ऐसे कर दोगे स्क्वायर आ जाएगा 49/56 में 8 8 64 होता है, सॉरी 8 का स्क्वायर बेटा 49 बटे कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, इतना आराम से आप लोग कर लोगे। अब इसको हम मिटा रहे हैं, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, ग नंबर पे। ठीक है, आप लोग क और ख समझ गए होंगे। आ जाओ ग नंबर पे, देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है बेटा, घन का आयतन दिया है, ध्यान देना क्या दिया है? घन का आयतन। ठीक है, कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बाबू, दो घन हैं, मान लिया जैसे यहाँ पे एक घन यह है, ऐसे कुछ होगा, नहीं लगेगा घन तब भी आप लोग मान लेना। ठीक है, यह क्या है बेटा? ये घन है, इसका आयतन भी बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा मान लिया a। ठीक है, तो बाबू दूसरा घन का आयतन भी 64 है, तो दूसरे घन की भुजा भी कितनी होगी बेटा? a ही होगा, इतना ही बड़ा दूसरा घन भी होगा, तभी तो उसका आयतन, दोनों का आयतन क्या है? सेम है। ठीक है, तभी दोनों घन क्या है? सेम है। इसका भी आयतन कितना होगा बाबू? 64 ही होगा, तो इसकी भुजा भी कितनी होगी? a हो जाएगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इतना आप लोग समझ गए। कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, इसके फलकों को दोनों को जोड़ दिया जाता है और एक घनाभ बनाया जाता है। तो बेटा इसको हम जोड़ दें तो कुछ इस प्रकार से मान लिया, क्या बन रहा बाबू? घनाभ बन रहा है। ठीक है, यह क्या बन रहा है बाबू? घन बन गया, और इसके संलग्न फलकों को जोड़ना है। क्या करना है बेटा? इसके संलग्न फलकों को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, संलग्न फलकों को जोड़कर क्या बनाया जाता है? घनाभ बनाया जाता है। आ जाओ, अब बाबू इसके संलग्न फलकों को दो को जोड़ दिए, अब बन गया घनाभ। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो होगी बेटा, बी चौड़ाई होता है ना, ये भी ए होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? यल बेटा, यल बराबर ए और प्लस इधर का ए कितना हो जाएगा? 2a। ठीक है, लंबाई हो गया 2a, चौड़ाई हो गया b, और ऊंचाई दोनों की सेम होगी, ऊंचाई कितनी होगी? a होगा। ठीक है, अब बाबू यहां से घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता हो गया। ठीक है, अब बाबू घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन क्या होता है बेटा? भुजा क्यूब बराबर 64। इसका बेटा क्यूब रूट निकाल लेना, तो क्या होगा? भुजा जो होगी बेटा, भुजा बराबर कितना होगा? 4 हो जाएगा। 4 चौके 16 चौके 64, और भुजा क्या है? ए बराबर क्या होगा बेटा? 4 होगा। अब घनाभ आ रहा बेटा, घनाभ की लंबाई जो है यल बराबर है बेटा 2a। यल कितना है? 2a है, तो 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। इसकी बेटा चौड़ाई जो है, चौड़ाई क्या है? b बराबर a है,
ए बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो होगी बेटा h होगा, h बराबर ए, यह भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, दो फार्मूला याद होगा आप लोगों को, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। तो करोगे बेटा, दो तो रहेगा, यल का मान 8 है, बी का मान 4 है, बी का मान 4 है, एच का मान 4 है, एच का मान 4 है, यल का मान 8 है। ठीक है। करोगे बाबू, 2 गुणे 8 चौक के 32, 4 चौक के 16, 8 चौक के 32। ठीक है। जोड़ लेना बाबू, 2 गुणे 34, 34 कितना हो जाएगा बेटा, 8 चौक के 32, 34 क्यों लिखे हैं 32, और यह भी कितना होगा बेटा 32, 32 और 32 64 और 16 कितना हो जाएगा बेटा 64 16 80, 80 दूनी 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा बेटा इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है। गुणा भाग आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा पहले का ग हो गया, इसको आप लोग नोट करो। फिर चलते हैं बाबू घ नंबर क्वेश्चन पे और लगाते हैं घ नंबर क्वेश्चन। देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। एक एक क्वेश्चन लगाना बेटा, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। आ जाओ घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना बेटा, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है। ठीक है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है। और क्या दिया है बाबू, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता भी दिया है। ठीक है, बारंबारता। ठीक है बाबू, वर्ग अंतराल जब दिया रहता है बेटा तो माध्य के लिए हमें मध्यमान यक्स निकालना पड़ता है। हम इजी करते हैं बेटा, पग विचलन लगा देंगे तो विचलन निकालना पड़ेगा डी, हमें यू भी निकालना पड़ेगा और एफ इंटू यू निकालना पड़ेगा। ठीक है बाबू, हम कॉलम एक बना ले रहे हैं अब यहाँ पे। अब बाबू वर्ग अंतराल कितना दिया, 10 से 20, 60 से 70, यही दिया है। कितना दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, यही दिया है बेटा। अब हम हाथ से बना रहे हैं कॉलम तो टेढ़ा थोड़ा सा हो जाएगा, आप लोग सही से हर एक काम करना, अच्छे से पेपर में देखने में सुंदर लगे। एग्जामिनर मतलब देख के ही खुश हो जाए, पढ़े ना उसके पहले ही नंबर देने की कोशिश करते। 2 7 12 15 बारंबारता दिया है बेटा, 2 7 12 15। ठीक है। क्या दिया, 8 और 6। ठीक है। अब बाबू पग विचलन विधि से जो माध्य निकालते हैं x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ये होता है बेटा। ठीक है। तो आ जाओ, क्या होगा, x जो होता है बेटा इसका योग और बटे 2, 10 20 30 बटे 2 करोगे, 30 में 2 से भाग दोगे 15 आएगा, 20 30 50 2 से भाग दोगे बेटा कितना आएगा 25 आएगा। अंतर बेटा 10 का चल रहा है तो यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ 45 आएगा, यहाँ पे 55 आएगा, यहाँ पे 65 आएगा। ठीक है। अब इसमें बेटा बीच वाला कोई नंबर मान लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 है बेटा तो 35 को या 45 को a मान सकते हो, तो हम a बराबर मान लेते हैं बेटा कितना 35। ठीक है। तो d बराबर होता है x माइनस a, जो d होता है बाबू यह होता है x माइनस a। जैसे यहाँ पे दिया 15 तो x की जगह रखेंगे 15, a की जगह रखेंगे 35, 15 में से 35 घटाएंगे बेटा आएगा -20, ऐसे आप लोग कर लोगे। ठीक है। यहाँ पे 25 में से 35 घटाओगे -10, 35 में से 35 घटाओगे 0, 45 में से 35 10, 55 में से 35 20, 65 में से 35 30 हो जाएगा बेटा। इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब बाबू इसके बीच का जो अंतर चल रहा है, इसके बीच का अंतर चल रहा है वो होता है h, तो h बराबर -20 -10, 10 का अंतर चल रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग देंगे, 20 में 10 से भाग देंगे, u बराबर होता है बेटा d/h होता है। ठीक है। तो 20 में 10 से भाग देंगे -2 आएगा, 10 में 10 से भाग देंगे -1 आएगा। इसमें बेटा 0 में कोई कुछ भी उड़ा दो या भाग 0 होगा, 10 में 10 से भाग देंगे 1, 20 में 10 से 2, 30 में 10 से 3। ठीक है। f इंटू यू बारंबारता क्या होता है बेटा f होता है, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 2 का गुणा 2 में करोगे माइनस में 2 दूनी 4, 7 का गुणा -7 में 7 0, 15 कम 15, 8 दूनी 16, 6 त्रिक 18 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहाँ पे 7 और 4 दोनों माइनस में है, 7 4 11,
15 में से 11 घटा दो 4 बचेगा, 4 और यहाँ पे कितना होगा बेटा 4 बचेगा, 16 4 20 18 38। ठीक है, तो सिग्मा एफ यू बराबर हो गया 38। कर लोगे, सिग्मा एफ निकाल लो। सिग्मा एफ निकालोगे कितना होगा 12 8 20, 20 15 35, 35 7 42, 2 44, 6 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 50। तो बाबू सबका वैल्यू पता हो गया। ए का वैल्यू है 35 प्लस सिग्मा एफ यू का वैल्यू कितना है 38 है, 38। सिग्मा एफ का वैल्यू है 50, एच का वैल्यू है 10। घट करोगे बेटा, कट जाएगा 0 0, 35 प्लस 38 में 5 से भाग दोगे, 5 7 35, 0.3 बचेगा, 5 6 30, 35 7 कितना होगा बेटा 42.6। ये हो जाएगा इसका माध्य। ठीक है, 42.6 इसका माध्य होगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अंगा वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं अंगा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ अंगा नंबर वाले क्वेश्चन पे। इसमें खंड ब में 2 क्वेश्चन, मतलब पहले का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 2 चौक 8 नंबर, और बहुत अच्छे तरीके से कह रहा बिंदु -4, 6 बिंदुओं दिया है बेटा -6, 10 और बी दिया 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ध्यान देना बाबू, एक रेखाखंड है, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु क्या है बी है, यहाँ पे बिंदु क्या है सी है, यहाँ पे दिया है बेटा क्या दिया है -4, 6 दिया, -4, 6 दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है -6, 10, -6, 10। ठीक है, -6, 10, 3, -8 हो जाएगा, या कितना होगा 3, -8 होगा। ठीक है, 3, -8 हो जाएगा। को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बाबू, क्या अनुपात निकालना है, तो ध्यान देना, हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और जो अनुपात में विभाजित कर रहा है बेटा मान लेते हैं m1 अनुपाते m2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, x2 y2। अब यहां से बाबू क्या होगा, हम जानते हैं x बराबर होता है बाबू, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब यहां से क्या किया जाएगा, या y बराबर भी रख सकते हो बेटा, y बराबर भी फार्मूला होता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चाहे ये फार्मूला उठाना चाहे ये उठाना, जब केवल अनुपात पूछा दोनों में से एक, तो x का वैल्यू कितना है बेटा -4 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे -4 बराबर m1 कितना है बेटा, m1 है नहीं पता, निकालना है ना, तो m1 छोड़ दो। ठीक है, x2 कितना है, x2 है बेटा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 प्लस m2 नहीं पता है, x1 कितना है -6 है, तो x1 -6 अपान m1 प्लस m2, यही है ना, m1 प्लस m2, तो बेटा ना m1 पता है हमें ना m2 पता है, तो हो जाएगा -4 m1 प्लस m2 बराबर, इसका गुणा इसमें करोगे 3 m1, इसका गुणा इसमें करोगे -6 m2। ठीक है, तो -4 m1, इसका गुणा इसमें करोगे -4 m2, 3 m1 -6 m2 हो जाएगा। एक काम करो बेटा, m1 वाला एक साथ m2 वाला एक साथ करना, तो -4 m2 -6 m2 इधर आएगा बेटा प्लस 6 m2 होगा बराबर 3 m1 है, और माइनस इधर जाएगा बेटा +4 m1 हो जाएगा। आगे जाओगे तो -4 + 6 कितना बचेगा 2 m2 बराबर 4 3 7 m1, या हम लिख सकते हैं 7 m1 बराबर 2 m2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाबू, ध्यान देना, इसको इधर करें m1 अपान m2 बराबर, यह 2 है यह 7 इधर आएगा, तो हो जाएगा कितना 2:7 हो जाएगा। लिख देना m1 अनुपाते m2 बराबर 2:7। यह बिंदु जो C होगा बेटा -4, 6 इसको 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, या फिर बेटा इस फार्मूले पे रखते सम्मान, यहां से देख के तब भी यही आता लगाते आप लोग, तो चाहे इससे करो या इससे करो कोई दिक्कत नहीं, आपको m1 अनुपाते m2 निकालना था। ठीक है,
समझ में आ गया अंगा वाला क्वेश्चन। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू 6 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। छह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 6 नंबर कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है बेटा, एक बिंदु है A, एक बिंदु है B, ठीक, एक बिंदु है C जिसका निर्देशांक दिया है x, y, कह रहा समदूरस्थ हो 3, 6 -3, 4, 3, 6 और -3, 4 इससे समदूरस्थ हो। ठीक है, तो बेटा संबंध ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, लिखोगे बेटा जो होगा AC समदूरस्थ मतलब बेटा इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। ठीक है, AC के बीच की दूरी, ठीक है, बराबर BC के बीच की दूरी हो जाएगा बेटा। तो क्या होता है फार्मूला, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 लिखो बेटा, या x1 माइनस x2 लिखो। ठीक है, इसका भी करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लिया बेटा हम x1, इसको मान लिए y1, इसको मान लिए बेटा x2, इसको y2, इसके लिए बेटा, और इसके लिए भी x1 y1 और इसके लिए भी x2 y2। ठीक है, और नहीं तो इसको x1 मानना, इसको y1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। इन दोनों के लिए क्या होगा x1 y1। AC का देखोगे बेटा, एक काम करो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ठीक है, क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा, करड़ी हट जाएगा, होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे करोगे बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे जब आओगे x2 कितना है बेटा, x2 है, यहां पे देखोगे कितना है, x है, तो x हो जाएगा। x1 कितना है बेटा, 3 है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा, y2 y है, y1 कितना है, 6 का स्क्वायर। इसके लिए देखेंगे बेटा AC के लिए। अब इसके लिए C और B वाला बिंदु देखेंगे। ठीक है, x2 कितना है बेटा, x है, x1 कितना है बेटा, -3 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, y2 कितना है, y है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर। अब बाबू यहां पे होगा a स्क्वायर, x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -3 दूनी 6x। ठीक है, प्लस y स्क्वायर और प्लस यहां पे कितना होगा 36 -6 दूनी 12 y। ठीक है, बराबर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6x, y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 और -4 दूनी 8y। ठीक है बाबू, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, 9 से 9 कैंसिल होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पे -6x इधर +6, एक काम करो सबको उधर कर दो, उधर करोगे बेटा तो ये देखना यहाँ पे जो है उसको लिख लेना, क्या है 6x है और +16 है -8y है, इधर जाएगा +6x हो जाएगा बेटा, -6x है, इधर जाएगा -36 होगा और ये जाएगा बेटा इधर तो +12y होगा बराबर 0। अब बाबू 6x कितना होगा 12x, -8y प्लस 12y प्लस 4y और यहाँ पे बेटा +16 -36 -20 बराबर 0। एक काम करो बाबू, इसमें से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो 3x क्या बचेगा प्लस y -5 बराबर 0। इसको इधर करोगे बेटा 3x प्लस y -5 बराबर 0/4 करोगे बेटा, 0/4 तो यह टोटल हो जाएगा 0, तो 3x प्लस y -5 बराबर 0, यही हो जाएगा x और y में संबंध। इसी के साथ यह क्वेश्चन नंबर पहला इसका हो गया बेटा खत्म। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे और दूसरे का कह देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, इसमें भी कह रहा किसी 5 खंड को कीजिए। मतलब बेटा किसी 5 क्वेश्चन प्रश्नों को करना है और दिया कितना है बाबू, इसमें क्या दिया बेटा, कितना 6 दिया है। क्या कह रहा बेटा, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद दिया है बेटा, 6x स्क्वायर दिया है, 6x स्क्वायर -3 और -7x दिया है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे बेटा 6x स्क्वायर -7x -3 इसके बराबर 0 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू क्या करना, जब हल करोगे इतना कर लेना। अब बराबर 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा हमें शून्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से अगर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 -18 होगा क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस है। -18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो -18 आए, जोड़ने घटाने -7 आए, तो 9 दूनी 18। ठीक है बेटा, तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन होगा बेटा, इसमें 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9, 3x कॉमन हो जाएगा। क्या होगा, 3x कॉमन होगा, तो बचेगा 2x -3। इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है बेटा, तो एक कॉमन ले लो, 2x -3 बराबर 0। दोनों में कॉमन है बेटा 2x -3, यहां पे क्या होगा 3x + 1 बराबर 0। अब बाबू अगर हम 2x -3 बराबर 0 लें तो 2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 3/2। 3x + 1 क्या है बेटा, 3x + 1 बराबर 0 लें तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 हो जाएगा। ठीक है, -1/3 कितना हो जाएगा। अब बाबू हम मान लीजिए अल्फा बराबर आ गया 3/2 और बीटा बराबर आ गया -1/3। ये हो गया बेटा बीटा का वैल्यू, ये हो गया अल्फा का वैल्यू। दिया कितना है बेटा, 6x स्क्वायर माइनस कितना 7x और कितना -3। यहां से अगर निकालोगे बेटा a का वैल्यू 6 होगा, b का वैल्यू -7 होगा, c का वैल्यू -3 होगा। ठीक है, निकाल लोगे इससे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके निकाल लेना। ठीक है, अब यहां से सत्यता की जांच अगर करें, क्या करें, सत्यता की जांच करें। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा कितना है बेटा, अल्फा है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3 बराबर -b कितना -7 और बटे a कितना है बेटा 6 है। तो इसका गुणा इसमें करो, 3/2 प्लस -3 हो जाएगा 1/3 प्लस प्लस 7/6 कर लोगे। अब बाबू इसका गुणा इसमें दोनों का आपस करना, 3 त्रिक का 9, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया 6 नहीं 7 बचे, 9 में से 2 गया 7, ये भी बेटा 7/6, दोनों आ गए बराबर। सत्यता की जांच हो गई। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो बाबू, क्या निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू जब बीटा करोगे बेटा तो c/a होता है। अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3, सी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू 6। तो काटोगे 3 में से 3 गया, 3 से 3 गया, -1 का 1 में और 2, ये काटोगे 3 दूनी 6, -1/2। दोनों सत्यता की जांच हो गई, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे का क। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इसका ख उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ इसके ख नंबर क्वेश्चन पे, और ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी हम लगाते हैं। ठीक है, ख नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ठीक है बाबू यहां पे मान लेना, माना बड़ी संख्या बराबर क्या है बेटा, बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, अब दो संख्या के वर्गों का अंतर। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार लिखना, प्रथम शर्तानुसार क्या है बेटा,
दो संख्या के वर्गों का अंतर x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है बेटा 180 दिया, शायद क्या दिया 180, समीकरण नंबर 1। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा, दूसरा शर्त भी देख लो, कहा है द्वितीय शर्तानुसार कहा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या बेटा यह है y है, तो y का स्क्वायर 8 गुना है बेटा किसके, बड़ी संख्या के, तो y स्क्वायर बराबर 8x, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बेटा माइनस 8x बराबर 180, इसको इधर कर लो बेटा, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर आएगा बेटा माइनस 180 बराबर 0। 180 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पे माइनस 180 आए, जोड़ने या घटाने माइनस 8 आए, 18 दाएं 180, तो x स्क्वायर बेटा माइनस 18x प्लस 10x माइनस 18 180 बराबर 0, 180 ना बेटा, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लोगे बेटा x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लोगे x माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पे करोगे x माइनस 18, यहां पे करोगे x प्लस 10 बराबर 0, तो बाबू x प्लस 10 बराबर हम 0 लें तो x बराबर माइनस 10, कोई भी संख्या बेटा माइनस में नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ दूसरा लेते हैं बेटा, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18, तो बेटा बड़ी संख्या कितनी होगी 18 हो जाएगी। ठीक है, अब समीकरण 2 से कर लो, क्या करो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना है बेटा y स्क्वायर बराबर 8x, यही है, x का वैल्यू कितना है बेटा 18 आया है, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, तो y स्क्वायर बराबर 18 बटे 144, तो y बराबर आएगा 12। तो क्या होगा बेटा, छोटी संख्या हो जाएगी 12 और बड़ी संख्या हो जाएगी 18। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, यह था बेटा दूसरे का ख, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे के ग की तरफ, देखते हैं दूसरे का ग क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ दूसरे का ग देखते हैं। ठीक है, दूसरे का ग कह रहा किसी दिखिए किसी वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ठीक है बेटा, क्या है, ये वृत्त है, यह इसका केंद्र है, यह इसका क्या है बेटा व्यास है, यह केंद्र O है। ठीक है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा यह है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा यह है, यह मान लिया A है, B है, यह मान लिया C है, यह मान लिया D है, यह मान लिया P है, यह मान लिया Q है। बाबू हम जानते हैं वृत्त पे स्पर्श बिंदु P और Q है। ठीक है, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, हमेशा लंब होती है, तो यह 90 होगा बेटा, यह भी 90 होगा और यह 90 होगा और यह भी 90 होगा। ठीक है, स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। अब देखेंगे बेटा हम कोण APO, क्या देखेंगे, कोण APO बराबर कोण कौन सा CQO, नहीं DQO, क्या देखेंगे बेटा कोण DQO, क्यों, दोनों क्या है बेटा 90 अंश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू जब यह इस कोण के बराबर है तो क्या है बेटा, चूंकि एकांतर कोण क्या है बेटा बराबर है। ठीक है, एकांतर कोण होगा, देखना यह कोण और यह कोण, एकांतर अंतःकोण भी लिख सकते हो, यह भी 90 यह भी 90, अतः क्या होगा AB समांतर हो जाएगा CD के, यही सिद्ध करना था, AB समांतर CD, यह स्पर्श रेखा दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, यही बोला था। यह और यह कोण बराबर है बेटा, यह होगा, लिख देना मन करेगा पूरा अच्छे विस्तार से कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, अतः कोण APO 90 अंश और कोण DQO 90 अंश है, तो कोण APO बराबर कोण DQO, क्योंकि दोनों 90 अंश है, चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर है, अतः AB समांतर CD, इसलिए दोनों स्पर्श रेखा क्या है, दोनों समांतर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बाबू दूसरे का ग भी हो गया, आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे के ग की तरफ। ग हो गया, घ की तरफ आ जाओ, दूसरे का घ क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है,
दूसरे का घ। कह रहा सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है बाबू, यह देखना ध्यान से, यह क्या है, एक वृत्त है, केंद्र है बेटा ओ, इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया, एक स्पर्श रेखा खींचा गया, ये बिंदु P है। यह क्या है बेटा, त्रिज्या हो जाएगी, यह भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। ठीक है, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यह कोण और यह कोण सिद्ध करना बेटा 180 होता है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है बेटा, कोण O प्लस कोण P बराबर 180 संपूरक। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं बाबू क्या है, यह और यह 90 होंगे, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो क्या होगा, लिखना कोण OAP बराबर 90 अंश। क्यों, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, ऐसे करोगे कोण OBP बराबर यह भी 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चतुर्भुज AOBP देख लो, देख सकते हो बेटा, यह भी क्यों, इसी वजह से होता है। ठीक है, चतुर्भुज AOBP में क्या होगा, कोण A या कोण A को A ना लिखो बेटा, OAP लिख लो, कोण OAP प्लस कोण O प्लस कोण क्या है बेटा, यहाँ पे OBP प्लस कोण P बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। लिख देना, चतुर्भुज के चारों अंत कोण, इसका योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, यह दिया है बेटा 90, यह दिया है 90, यह 90 होगा प्लस कोण O प्लस कोण यह भी होगा 90 प्लस कोण P बराबर 360। यहाँ पे हम दोनों निकाल चुके हैं, 90 90 180 प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360, कोण O प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180। तो बेटा कोण O प्लस कोण P बराबर 180, यही हमको सिद्ध करना था, यह आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इसका कौन सा बाबू, क्वेश्चन नंबर घ भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं अंगा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखना, कह रहा एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद हैं। लाल गेंद कितनी है बेटा, ध्यान देना, लाल गेंद कितनी है, 3 है। ठीक है, और काली गेंद कितनी है बेटा, काली गेंद है 5। ठीक है, कह रहा बाबू प्रायिकता निकालिए। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, गेंद लाल हो गेंद लाल न हो। पहला बोला है बेटा गेंद क्या हो, लाल हो, और दूसरा बोला है बेटा लाल न हो। ठीक है, तो ध्यान देना बाबू, पहला अगर हम गेंद लाल हो तो इसके लिए अगर देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, कुल गेंद। अगर कुल गेंद देखोगे बेटा यन यस लिखेंगे, 5 और 3 कितने कुल गेंद, 8 होंगे, और यन ई गेंद लाल हो, कितने गेंद लाल है बेटा, 3 है। ठीक है, तो प्रायिकता निकालोगे पी आर से रेड होता है, तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी, यन ई अपान यन यस होगा बेटा। यन ई कितना है, 3 है, यन यस कितना है, 8 है। ठीक है, और दूसरा बेटा लाल न हो, क्या हो, लाल न हो, तब क्या होगा, पी आर नॉट लिख देना बेटा, इसका यन ई होगा अपान यन यस। तो इसके लिए यन ई अगर निकालोगे बेटा तो लाल नहीं है, 5 गेंद ऐसे हैं जो लाल नहीं है, तो क्या होगा 5, और कुल यन यस यही होगा बेटा 8, 5/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंगा भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, 6 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें 5 क्वेश्चन करना रहता है, बोलता है कितना बेटा, 5, और 5 हम लोग कर लिए, एक जो है यह क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, 6 दिया रहता है, 5 करना रहता है। नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 है। माध्य दिया है बेटा, क्या दिया है, माध्य दिया है, माध्यक दिया, सॉरी बेटा, माध्यक दिया है कितना, 28.5। ठीक है,
यदि बारंबारताओं का योग 60 हो, क्या हो बेटा, बारंबारता का योग n मान लेते हैं बेटा कितना, 60 दिया है, ठीक है। तो x और y का मान होगा, वर्ग अंतराल दिया है बेटा बारंबारता, माध्यक दिया है, ध्यान देना बेटा, माध्यक दिया है, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल होगा, वर्ग अंतराल के बाद क्या आएगा बेटा, बारंबारता आएगा, ठीक है। बारंबारता के बाद माध्यक जब बोल रहा है तो CF संचयी बारंबारता हो जाएगा, क्या होगा बाबू, संचयी बारंबारता हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे यह कॉलम बना देते हैं। वर्ग अंतराल क्या दिया है बापू, 0 से 10, 50 से 60, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया है, ठीक है। चलो यह कॉलम बना देते हैं बेटा। इसके बाद माध्यक का फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट करो जल्दी से, और हम तब तक बारंबारता लिखते हैं, ठीक है। बारंबारता दिया है 5x 20, 5 दिया है बेटा, x दिया है, 20 दिया है, 15 दिया है, y दिया है, और क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है। अब बाबू ध्यान देना, क्या होता है माध्यक का फार्मूला, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, ये होता है फार्मूला, ठीक है बाबू। अब इसका योग टोटल दिया है बेटा, ये 60 दिया है, कहा है 60 है बारंबारता का योग। इसको जब करोगे बेटा तो इस संचयी बारंबारता में 5 होगा, इसको इसमें जोड़ोगे, 5 को x में जोड़ोगे तो क्या होगा, 5 प्लस x होगा, इसको इसमें जोड़ोगे 5 20 5 25 प्लस x हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस x होगा, इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा, 35, हाँ 20 5 35, इसको इसमें जोड़ोगे कितना होगा बेटा, 35 प्लस x प्लस वाई, इसको इसमें जोड़ोगे हो जाएगा 40 प्लस x प्लस वाई, यह बेटा इसके बराबर होता है, ठीक है। यह क्या होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। कहां से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कहीं से बेटा, 5 प्लस x, 20 5 25 होगा, सॉरी बेटा, 25 प्लस x, तो 25 15 कितना होगा यहाँ पे, 40 प्लस x, 40 यहाँ पे भी रहेगा, 40 5 45 हो जाएगा, सॉरी बेटा यहाँ पे 45 होगा, ठीक है। यह जो होगा बेटा इसके बराबर होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 45 प्लस x प्लस वाई, क्या होगा 45 प्लस x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई बराबर आएगा बेटा 15, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेना, ठीक है। अब बाबू n कितना है, 60 है, कितना है बेटा n है 60, तो n/2 अगर हम देखेंगे, n/2 कितना होगा, 30 होगा, तो 30 देखेंगे बेटा CF में किस में आएगा 30, तो बाबू 25 में अगर कुछ भी जोड़ा जाएगा, x का वैल्यू 5 आ गया अगर, तब भी 30 हो जाएगा, 40 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला मान लेते हैं बेटा, ये वाले में 30 आएगा, यह पूरा कॉलम ले लेंगे, ठीक है। इसकी निम्न सीमा जो होगी यल होगी, तो यल बराबर हो जाएगा कितना, 20 होगा, ठीक है। इसके और इसके बीच का अंतर h होगा, 20 30 के बीच का अंतर कितना, 10 है, इसको आप लोग मानोगे बेटा f, तो f बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता हो जाएगी CF, तो CF होगा बेटा कितना, 5 प्लस x होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब माध्यक दिया है बेटा कितना, 28.5, तो 28.5 बराबर यल का वैल्यू है 20 प्लस n/2 30 माइनस CF है 5 प्लस x बटे f का वैल्यू है 20 और यह कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, 28.5, ये 20 इधर आएगा, माइनस 20 होगा, हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या करना आप लोग, 30 रहने देना, -5 माइनस x बटे 2, 28 में से 20 घटाओगे 8.5, 30 में से 5 गया बेटा 25 माइनस x बटे 2, इसका गुणा इसमें करोगे 17 बराबर 25 माइनस x को इधर लाओ, 17 को उधर लेके जाओ, ठीक है बेटा। तो x बराबर 25 माइनस 17, तो x बराबर 25 में से 17 घटाओगे बेटा कितना आएगा, 8 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 8, समीकरण 1 से कर देना, ठीक है। कितना है, x प्लस वाई बराबर 15, x का वैल्यू 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8 बराबर 7 हो जाएगा, कितना होगा 7 होगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू दूसरे का क्वेश्चन नंबर, दूसरे का चय भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो आ जाओ, हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन सारे के सारे कर चुके हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे। आ जाओ देखते हैं बेटा हम
तीसरा क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का है, इसमें बेटा 3 क्वेश्चन करने रहते हैं, हर एक के साथ अथवा अथवा करके दिया रहता है। मतलब टोटल अभी हम लोगों को 6 क्वेश्चन करना है, लेकिन आप लोगों को पेपर में 3 ही क्वेश्चन करना रहता है। 6 त्रिक 18 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बाबू, उसको इतना आप लोग नोट कर लो। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, और हम उम्मीद कर रहे हैं बेटा कि आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखते हैं क्या कह रहा हूं। और यह पेपर अगर बेटा आप लोगों को चाहिए यूपी एमएसपी पे जाओगे, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा मान दहाई का अंक बराबर बेटा x है। ठीक है, और इकाई जो है बेटा, इकाई का अंक क्या है, y है। तो संख्या जो बनेगी बेटा, संख्या जो बनेगा क्या बनेगा, दहाई का अंक तो 10x प्लस y बन जाएगा। अब पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, तो जब पलट देंगे बेटा 10x प्लस y है तो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों का योग बोला है 66 है। ठीक है बाबू, तो लिखना प्रथम शर्तानुसार कहा दोनों का योग 10x प्लस y और 10y प्लस x कितना है बेटा, 66। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है बेटा, लेकिन देखना आप लोग बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 10x और 1x कितना होगा 11x, 1y और 10y कितना होगा 11y बराबर 66। 11 अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 66, तो x प्लस वाई बराबर 66 बटे 11, 11 छक्का 66, तो x प्लस वाई बराबर 6, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद यहां पे बाबू कह रहा दोनों अंकों का अंतर 2 है बेटा, दहाई का अंक x, y इकाई का अंक y। तो द्वितीय शर्तानुसार लिखना बेटा क्या, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण नंबर 2। बाबू एक काम करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। क्या करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना, तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो 1 प्लस 2 से क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ोगे इससे कैंसिल, यह होगा बेटा 2x बराबर 8, तो x बराबर 8 बटे 2, 2 चौके 8, x का वैल्यू आएगा बेटा कितना, 4। अब चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से उठा लेना। ठीक है, समीकरण 1 से अगर करें बाबू, हम क्या करें, समीकरण 1 से कितना है, x प्लस वाई बराबर 6 आया है, x का वैल्यू 4 है, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 2 आएगा। ठीक है, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, y बराबर 2 आ जाएगा। कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू हमसे संख्या पूछा है, क्या पूछा है, संख्या पूछा है। ठीक है, संख्या होता है 10x प्लस वाई, तो 10x का वैल्यू कितना है बेटा, 10x का वैल्यू है 4, तो 4 प्लस y का वैल्यू कितना है बेटा 2, सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू कितना आया है 2, तो 10 चौक 40 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा संख्या 42। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे नहीं, इसी का एक क्वेश्चन और है बेटा, अथवा करके दिया है, उसको भी हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ही है, अथवा करके दिया है और बहुत जानदार क्वेश्चन है, उसको भी हम लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 ही है, मिटा दिए। इसका क्या करके दिया है बेटा, अथवा करके दिया है। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं इस सेट से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है बेटा, मान लेना क्या मानोगे, माना नूरी की वर्तमान आयु कितना है बेटा, x वर्ष है, और सोनू की क्या है बेटा, वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी बेटा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ध्यान देना बेटा, जैसे आप लोग
आज 15 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? तो 15 माइनस 5 10 साल के। तो ऐसे नूरी आज x की है तो 5 साल पहले कितने साल की रही होगी? तो x माइनस 5 वर्ष। ठीक है। अब बाबू क्या है, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी बेटा? सोनू की आयु, इसका भी वही होगा y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। अब कह रहा है कि इसके क्या है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे बेटा, प्रथम शर्तानुसार, या ऊपर ही लिख देना शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी थी बेटा? x माइनस 5। सोनू की आयु कितनी थी? y माइनस 5, इसके 3 गुना, तो 3 कर देना। ठीक है, x माइनस 5, यहाँ पे 3y माइनस 15। एक काम करो, 5 को उधर करो, 3 को इधर करो, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां से क्या होगा बाबू? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहे हैं? 10 वर्ष पश्चात, यही बोली है। क्या बोला है बेटा? 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु पता कर लो बेटा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी बेटा? x प्लस 10। जैसे आज तुम 15 साल के हो तो 10 साल बाद कितना होगा? 15 प्लस 10 25 साल। वैसे x है तो 10 साल बाद x प्लस 10। ठीक है, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी होगी? y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब बाबू क्या करना आगे? कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। 2 गुनी बोली है ना बेटा, तो की आयु की सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा x प्लस जो 10 है यह 2 गुनी हो जाएगी y प्लस 10 की। ठीक है, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20, x माइनस 2y बराबर 10, 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। बेटा यह समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। यह समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। चाहे 2 में से एक घटाओ क्योंकि दोनों x x है, चाहे 2 में से एक को, जिसमें से मन करे उसमें से घटा दो। हम 2 माइनस क्या करें? 1 कर दें, तो x माइनस 2y बराबर 10 यही है, और यहाँ पे x कितना है? माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। ठीक है, घटाओगे बेटा माइनस प्लस प्लस, इससे कैंसिल, माइनस 2y प्लस 3y तो बचेगा y, तो 10 10 20, y का कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, y का वैल्यू आ गया बेटा 20। तो इसका क्या करो? मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देना। तो रखोगे तो क्या होगा? ध्यान देना, यहां से अगर इसको हम समीकरण 1 में रख दें तो y का वैल्यू 20, सोनू की आयु कितनी हो गई? 20 वर्ष। तो यहां पे रखेंगे बेटा समीकरण 1 में y बराबर 10 10 20, तो 20 दूनी 40। समीकरण 2 से कर देते हैं बेटा, 2 से कितना है? x माइनस 2y बराबर 10 है, तो x हो गया बेटा माइनस 2 गुणे यहाँ पे 20 बराबर 10, y का वैल्यू 20 है, तो माइनस 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 40, तो x बराबर कितना आएगा? 50 वर्ष। ठीक है, तो बाबू नूरी की आयु होगी 50 वर्ष और सोनू की आयु होगी 20 वर्ष। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, उसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक बहुमंजिल भवन है। ठीक है बाबू, एक बहुमंजिल मतलब बहुत बड़ा भवन है। ठीक है, कई मंजिल होंगे, एक इधर भी मंजिल है। ठीक है, भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण क्रम से 30 और 45 है। बेटा यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E।
अब बाबू इससे इसके शिखर का अवनमन कोण यह दिया है बेटा, ए वाला हो जाएगा 30 और इससे इसके तल का अवनमन कोण कितना है 45 है। एक चीज ध्यान देना बेटा, यह 30 है तो यह भी 30 होगा और यह 45 हो जाएगा। ठीक है, ए इतना 8 है तो यह भी हो जाएगा 8। ठीक है, इसको हम y मान लेते हैं, ए इतना x मान लेते हैं, ए x होगा तो यह भी x होगा। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, दो भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी हमें निकालना बेटा। क्या निकालना है? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब ए बी। ठीक है, बीच की दूरी मतलब बी सी, जो कि हम x मान चुके हैं। ठीक है, जो कि हम x मान चुके हैं, ये बेटा हम x माने इसको। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम ले लें बेटा त्रिभुज ए बी सी में। क्या करें? त्रिभुज ए बी सी में बाबू क्या दिया है? tan 45। tan 45 लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, यही होगा ए बी बटे बी सी। कुछ बोला है बाबू इसमें? नहीं। ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू क्या होगा बेटा? y प्लस 8 हो जाएगा, y प्लस 8 और बी सी का वैल्यू x। x को इधर लाओ, x एकम x, y प्लस 8, x y को इधर लाओ, y माइनस x बराबर 8। समीकरण नंबर 1, y माइनस x बराबर कितना हो? x माइनस y बराबर 8। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ए ई सी में, ठीक है, त्रिभुज ए ई सी में क्या है बाबू? tan यहां पे कितना है? 30 अंश है। tan 30 अंश क्या होगा बेटा? y बटे x हो जाएगा या ए ई बटे ई सी लिख सकते हो। tan 30 का मान कितना है? 1/√3। ए ई का मान कितना है बेटा? y, इसका वैल्यू कितना है? x, इसका गुणा इधर करोगे √3y हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू हम निकालें बेटा, कितना है? y प्लस 8 आया है और x माइनस y बराबर 8 आया है। तो यहां से y का वैल्यू हम लोग निकाले नहीं है, x का वैल्यू निकाले हैं, y प्लस 8 है। एक काम करो बेटा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 व 1 से, ठीक है, यहां पे रख दो बाबू x का वैल्यू क्या होगा? √3y माइनस y बराबर 8। y कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे बाबू, इसके गुणा कर लो, √3 प्लस 1 ऊपर नीचे इसका प्रमेयकरण कर देना। ठीक है, होगा y बराबर 8 करड़ी में 3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, 3 का √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, 1 का 1 होगा, 8 करड़ी में 3 प्लस 1, यहाँ पे बेटा 2 काटोगे कितना आएगा? 4। y बराबर 4 करड़ी में 3 और प्लस कितना होगा? 1 हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं बेटा, √3 का मान रखने के लिए बोला नहीं है, तो y का वैल्यू यही हो जाएगा। ठीक है, या बाबू इसको करोगे 4 करड़ी में 3 प्लस 4 होगा, यह हो जाएगा। कर लोगे? अब बाबू हमें x का वैल्यू निकालना है, समीकरण 1 से कर लो, समीकरण 2 से करना है। ठीक है, समीकरण 2 से करोगे कितना है? समीकरण 2 कहां पे है? x बराबर √3y, तो x बराबर √3 और y का वैल्यू कितना है? 4 करड़ी में 3 प्लस 4 है। ठीक है, तो करोगे बेटा इसका गुणा इसमें करोगे, 4 गुणे 3 प्लस 4 करड़ी में 3, 4 तिया 12 प्लस 4 करड़ी में 3, 4 कॉमन लोगे बेटा, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस करड़ी में 3, ये हो जाएगा बेटा इसके बीच की दूरी। बीच की दूरी जो BC था बाबू, यह आ गया कितना? 4 करड़ी में 3 प्लस 3, या 3 प्लस करड़ी में 3 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब बाबू AB निकालना, क्या निकालना? AB। AB क्या होगा? AE प्लस EB, यही होगा। क्या होगा? y प्लस 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे था बेटा, हम लोग मिट गया, y माने थे, ये 8 होगा। तो y का वैल्यू आया बेटा 4 करड़ी में 3 प्लस 4, 4 करड़ी में 3 प्लस 4 और प्लस 8 हो जाएगा। तो 4 करड़ी में 3 प्लस 8, 4 12, 4 कॉमन लेंगे बेटा, 4 करड़ी में 3, यह भी वही आएगा बेटा। ठीक है, यह भी वही आएगा। चलो इसको नोट करो, और लेकिन y का वैल्यू वही आया है, इसका भी वैल्यू वही आएगा। एक काम करो बेटा, इसको नोट करो आप लोग, y का वैल्यू 4 करड़ी में 3 प्लस 1 आया था, हाँ 4 करड़ी में 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे
यक्स का निकालना था तो करड़ी में 3 का गुणा होगा तो 4 3 12 प्लस 4 करड़ी में 3। ठीक है बेटा, मेथड यही एक बार आप लोग चेक कर लेना, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, ए बी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे रख देना, y का वैल्यू जोड़ लेना। ठीक है, चलो ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा पे, देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 4 का अथवा, और पांचवा क्वेश्चन जो है बेटा वो दोनों, उसमें अथवा वाला भी और जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हम देखे थे और उसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आ जाओ 4 का अथवा वाला देखते हैं बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बेटा 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, यह 10 मीटर क्या है, ऊंचा है। ठीक है, यह भवन है और एक भूमि का यह क्या है, एक बिंदु है जिसका नाम P है। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू, कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वजदंड लहराया गया है और P से ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। बाबू इसके शिखर पर एक ध्वजदंड लहराया गया है। ठीक है, एक ध्वजदंड लहराया गया है और इसके शिखर का यहां से उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। ठीक है, क्या है, 45 अंश। अब क्या कह रहा आगे, ठीक है, उन्नयन कोण 45, ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वजदंड की लंबाई मान लिया बेटा, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, x है, या इसको हम y मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं x। यह P, इसको Q, इसको R, इसको S मान लेते हैं। ठीक है बेटा, हमें निकालना PQ, क्या निकालना है, PQ जो कि हम x माने हैं इसको निकालना है, और क्या निकालना, RS निकालना है, RS निकालना जिसको हम y माने हैं। ठीक है, त्रिभुज PQS ले लें बेटा, क्या ले लें, त्रिभुज PQS में। ठीक है, क्या है, tan 45 है तो क्या हो जाएगा, QS बटे PQ। ठीक है, 1 हो जाएगा। QS कितना होगा बेटा, यह पूरा y प्लस 10 या 10 प्लस y हम लिख सकते हैं, 10 प्लस y, और यह कितना है, x है। इसको इधर करोगे, x बराबर 10 प्लस y, इसको इधर लाओगे, x माइनस y बराबर 10, x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 10। हाथ काम नहीं कर रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया। x माइनस वाई बराबर 10, इसको मान लेते हैं बेटा कितना, समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आओगे फिर त्रिभुज ले लेते हैं PQR में। ठीक है, त्रिभुज PQR में कितना दिया है बेटा, tan 30 है, tan 30 बराबर RQ बटे PQ। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, RQ कितना है, 10 है, और PQ कितना है, x है। x बराबर 10 करड़ी में 3 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, 10 करड़ी में 3, समीकरण नंबर 2 मान लेना। ठीक है, इसका वैल्यू उठा के बेटा समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से क्या करोगे, यहां पे 10 करड़ी में 3 माइनस y बराबर 10 हो जाएगा। अब यहां पे अगर करोगे बेटा 10 को इधर लाओ तो 10 करड़ी में 3 माइनस 10 बराबर y, या y बराबर 10 कॉमन लोगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब बाबू यह हो गया y का वैल्यू, ध्वज दंड की लंबाई जो कि, ठीक है, तो करड़ी में 3 का वैल्यू दिया है बेटा, कितना दिया है, 1.73, रखना है, माइनस 1 करोगे तो 10, 1 में से 1 जाएगा, 0.732, गुणा करोगे 7.32, ये हो जाएगा बेटा ध्वज दंड की लंबाई, जो कि क्या था, RS था, ये हो जाएगा 7.32 मीटर। ठीक है, हो जाएगा। अब बाबू हमसे पूछा बीच की दूरी x, तो समीकरण क्या करो, 2 से, क्या करना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 x तो निकाल सकते बेटा, x से ही था, समीकरण 2 डायरेक्ट निकाल सकते थे आप लोग, 10 गुणे करड़ी में 3 का मान 1.732, तो x का वैल्यू हो जाएगा 17.32 मीटर। इसके बीच की दूरी यही होगी, डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते थे बेटा, निकल गया था, समझ लो 17.32 मीटर, इसके बीच की दूरी यही होगा। ठीक है, बोला था, निकल गया था पहले। चलो ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा, इसको नोट करिए। फिर चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको भी लगाते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब उसको हम लगाते हैं। ठीक है, चलो
इसको हम मिटा रहे हैं। क्या कह रहा बेटा, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा, ध्यान से देखना, एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार क्या है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बाबू, एक बर्तन है, ये क्या है, उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर। इसकी पूरी यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहा बाबू, और इसके ऊपरी सिरा जो खुला है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बाबू शंकु की ऊंचाई दिया है, क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरा त्रिज्या दिया है बेटा कितना, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या डायरेक्ट त्रिज्या दिया, व्यास दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यह ऊपर तक पानी से भरा है, जबकि इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। गोली डाली जाती है बेटा जिसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, ठीक है बेटा, गोले की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है तो इनके भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे गोली की संख्या बताइए। ठीक है, ठीक है बाबू, माना गोले की या गोलियों की संख्या कितनी है, बराबर n है। ठीक है, अब एक चीज देखना बाबू, क्या है, शंकु का आयतन अगर हम निकालें, क्या निकालें, शंकु का आयतन क्या होगा बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 रहने दो, गुणे पाई, r का वैल्यू कितना है बाबू, 5 है, 5 गुणे 5 गुणे 8। ठीक है, 1/3 गुणे 5 25 8 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ए हो जाएगा बेटा 1/3 गुणे 200 पाई, या आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 200 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बाबू। ये क्या होगा, शंकु का आयतन। गोले का आयतन अगर हम निकालें बेटा, क्या निकालें, गोली का आयतन या गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³। ठीक है, तो 4/3 बेटा रहने तो 4/3 पाई, पाई रहने तो r³, r का वैल्यू कितना, 0.5 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 5 25 पंजे 125, 4/3 गुणे पाई गुणे 125, 0.125। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 125 दूनी 250, 125 गुणे बेटा कितना, दूनी करोगे 250 हो जाएगा। तो इसका 4 बार गुणा कर लेना आप लोग, क्या करना, 4 बार गुणा कर लेना, तो 500 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 पाई बटे 3, कुछ इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बेटा गोले का आयतन। ठीक है, अब कह रहा बाबू क्या, n गोली डाली जाती है, तो n गोली का आयतन जो है बेटा, इसके 1/4 भाग के बराबर 1/4। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/4 बोला, पानी निकल जाता है, शंकु का आयतन। ठीक है, तो n गोली डालने पर n का n, गोले का आयतन बेटा 0.5/3 गुणे पाई बराबर 1/4 गुणे शंकु का आयतन कितना है, 200 पाई बटे 3, 200 पाई बटे 3 बेटा, बटे में 3 है, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो n बराबर 200 है, 200 हो जाएगा, और बटे कितना बाबू, 0.5, और यह कितना है बाबू, 4 बटे में है, तो काटोगे यहाँ पे कितना आएगा, 50 चौके 200, तो 50 बटे 0.5। एक काम करो बेटा, 50 है रहने दो, यहाँ पे 10 का गुणा कर दो, और बटे 5, 10 में हटाओगे 10 का गुणा हो जाएगा, 5 दहाई 50, 10 10 दहाई 100, 100 गोली डालेंगे बेटा, शंकु का क्या होगा, 1/4 भाग पानी बाहर आ जाएगा। कितने गोली डालने पड़ेंगे, 100 गोली डालने पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा देखते हैं, हम उसको भी लगाते हैं। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, यह भी बिना लगाए मत जाना आप लोग, और गारंटी है 5वें में से दोनों में से कोई न कोई पूछा जाएगा, ये लिख के ले लो, आ जाओ अथवा। ठीक है, अथवा होगा, क्या कह रहा है,
एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार के आकार की गर्दन है। ठीक है बाबू, एक क्या है, गोलाकार कांच का बर्तन है। मान लिया ऐसे कुछ होगा, अब परफेक्ट गोला नहीं बना है। इसकी बर्तन कैसा है बेटा, बेलनाकार के ए हो जाएगा गर्दन। ठीक है, इसका बेलनाकार गर्दन है। इतना आप लोग समझ गए। यह क्या होगा बेटा, यह गोलाकार है। ठीक है, यह क्या है बेटा, बेलनाकार गर्दन है, बेलन के आकार का गर्दन है। ठीक है, बेलनाकार। इतना आप लोग समझ गए। अब क्या कहा है कि गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो। ठीक है बेटा, बेलन की ऊंचाई हम बोल सकते हैं यच, या लंबाई बोलो, बात एक ही, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास दिया है बेटा, क्या दिया है, बेलन का व्यास कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या दिया है बेटा, गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं बेटा, 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 8.5/2 सेंटीमीटर। अब इतना करने के बाद क्या होगा, इसे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 365 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ठीक है, अब बाबू यह जो मापा गया है आयतन, ये आंतरिक भाग का मापा गया है। और पाई का वैल्यू रखना है बेटा, पाई बराबर 3.14। ठीक है, तो बर्तन का आयतन क्या होगा बाबू, ध्यान देना, क्या होगा, बर्तन का आयतन क्या होगा बाबू, जो बर्तन है इसका आयतन होगा गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। क्या होगा बेटा, यही होगा ना, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो हम लिख सकते हैं बाबू, यहां लिख दें, क्या होगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी कैपिटल आर मान लेना बेटा गोले का। ठीक है, और प्लस इसका होता है बेटा बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में बाबू पाई कॉमन दिख रहा है, तो पाई कॉमन हम लेंगे तो क्या बचेगा, 4/3 आर क्यूब प्लस यहां पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच बच जाएगा। ठीक है, सबका वैल्यू उठा के रख दो। तो पाई का वैल्यू बेटा है 3.14, 4/3। आर का वैल्यू कितना है बेटा, कैपिटल आर का 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2 और 8.5/2 प्लस आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, 1 गुणे 1। एच कितना है बेटा इसका, 8 है। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। 2 दूनी 4, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। क्या बचेगा, 3.14, 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 और बटे बेटा 3 दूनी 6 और प्लस 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 3.14। एक काम करो बाबू, इन तीनों का आपस में गुणा कर लो तो आएगा लगभग 614.12, 614.12 प्लस इसके बटे 1 कर दो, 8 छक 48 बटे क्या होगा बेटा 6 हो जाएगा। 3.14, इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो 8 और 4 कितना होगा, 12 और यहाँ पे 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 662 हो जाएगा बेटा, 0.12 बटे 6 हो जाएगा। इसका भी गुणा कर लो आपस में, क्या करो बेटा, गुणा कर लो आप लोग। लगभग आएगा 2079 के करीब कुछ आएगा। आप लोग बेटा गुणा भाग करना, गुणा भाग आप लोगों को करने आता होगा। ठीक है, अब भाग दोगे, क्या करोगे बेटा, भाग दोगे इसमें इससे, तो 6 त्रिक 18 होगा बेटा, 2 बचेगा 27 होगा, 6 चौक 24 होगा, 3 बचेगा 39 होगा, 6 छवक 36 होगा। ठीक है, 346.36 होगा बेटा, फिर 3 39 हो जाएगा, 6 छवक 36 कुछ आएगा बेटा, 346.6 कुछ करके इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, इसका आयतन होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे बेटा। तो बच्चे ने कहा था कितना, 300
65 कुछ करके दिया था। ठीक है बेटा, तो जो बच्चा कहा था किसका आयतन बेटा वो निकाला था, वो गलत निकाला था, आएगा 346.6 सेंटीमीटर क्यूब के करीब। ठीक है, और इसी के साथ बेटा यह पूरा मॉडल पेपर आप लोगों को खत्म हो गया। और यह भी जान लो कि इसमें से कई क्वेश्चन आप लोगों को फंसेंगे, मतलब मान के चलो 10 से 15 नंबर तो क्लियर है इसी में से आएगा, और जो आएगा वह इस बेस पे आएगा, इस मॉडल पेपर के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग बेटा मेहनत से पढ़ो, एक एक क्वेश्चन करते रहो, अभी भी टाइम है और टाइम नहीं भी है। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग मेहनत कितना करोगे, और जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा। चलो फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट जो बार बार करते आए हैं, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, और जितना हो सके सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करते हो तो अच्छा लगता है और जुनून जोश बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।